हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम एजुकेशन क्लास 8 के शानदार से प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां हम करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2। आई होप कि आप सभी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल क्वेश्चंस। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे ओरल क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिलेगा क्वेश्चंस। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत जल्दी बहुत बड़ी फैमिली हमें बनानी है मेरे यार। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन के लिए। आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो देखने को मिल रही है दोस्तों। ये जो फ़ोटो आपको देखने को मिल रही है, ये फ़ोटो है एक असेंबली की। ये फ़ोटो किसकी है सर? ये फ़ोटो एक असेंबली की, यानी बोले तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है। किसकी है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़ोटो है। ठीक, हाँ वही असेंबली है मेरे यार, जिस असेंबली ने हमारा प्यारा संविधान, प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक, तो हुआ क्या था मेरे यार, 1934 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने कहा कि हमें एक क्या चाहिए, यानी 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस दौरान उन्होंने अपनी डिमांड में एक और चीज़ ऐड की थी। उन्होंने क्या कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चाहिए, बट हमें जो असेंबली चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी बोले तो एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें चाहिए, यानी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। हमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि किसी के दबाव में, किसी के कंट्रोल में ना आकर हमारे प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, हमारे प्यारे संविधान को बनाए, विदाउट एनी कंट्रोल एंड विदाउट एनी समवंस इंटरफेयर। कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं करेगा। ये हमारे एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले तो उन्होंने 1943 में उन्होंने पहले तो 1934 में सिर्फ 1934 में सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय उन्होंने अपने डिमांड में एक और चीज़ ऐड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चाहिए बट इंडिपेंडेंट वाला चाहिए, यानी जो कि किसी के झुकाव में ना हो, किसी के कंट्रोल में ना हो और कोई भी उसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक, और उन्होंने कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज़्यादातर लोग इंडियंस होंगे, यानी यहाँ पर इंडियंस को ज़्यादा पावर दिया जाएगा। इस असेंबली के अंदर ज़्यादा पावर दिया जाएगा मेरे यार, और ज़्यादा मोमेंटम दिया जाएगा। ठीक, और इसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी इसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया था, इन्फॉर्म यानी इस चीज़ को लाया गया था पूरी तरह से। यानी उस समय तो डिमांड की गई थी, 1934 में से डिमांड की गई थी, और डिमांड जो फुलफिल हुआ था यानी एग्जीक्यूट हुआ था, यानी बोले तो कन्वेड हुआ था मेरे यार। किस दिन ये कन्वेड हुआ था? दिसंबर 1946 मेरे यार, दिसंबर 1946। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, देखिए दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको ड्राफ्ट में रख दिया था। उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बना के
उसको उन्होंने ड्राफ्ट में रख दिया था मेरे यार। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और 1934 में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी बोले तो आईएनसी ने डिमांड की थी हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्होंने अपने डिमांड में एक और चीज़ ऐड की कि हमें एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, और जहाँ पर इंडियंस को ज़्यादा पावर मिले और ज़्यादा मोमेंटम मिले। ठीक है, और इसी चीज़ को फुलफ़िल किया था, अपने उनके डिमांड को फुलफ़िल किया गया था, यानी एग्जीक्यूट किया गया था, बोले तो कन्वेड किया गया था दिसंबर 1946 के अंदर। और दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच पे ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर उसको ड्राफ्ट में डाल दिया था, यानी उसको किस दिन अडॉप्ट किया जाएगा वो डिसाइड करने वाले थे। और इस फोटो में आप देख सकते हो, हमारे जो पीएम है जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। और यहाँ आप एक और चीज़ पॉइंट करने वाली बात है, जितने भी लोग बैठे थे, कहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रेट आइडियलिज्म के साथ बनाया है, बहुत से ग्रेट आइडियलिज्म के साथ, और फ्रीडम स्ट्रगल के साथ बनाया है, और उसके साथ बहुत से डेडिकेशन के साथ, बहुत से नेशनलिज्म के भाव के साथ। यानी बनाने वाले लोगों ने इस पे आइडियलिज्म की भावना दिखाई है, फ्रीडम स्ट्रगल की भावना दिखाई है, अपने नेशनलिज्म की भावना दिखाई है। ठीक, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। अब नेक्स्ट फोटो हम देखते हैं मेरे यार। ये जो नेक्स्ट फोटो है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यानी बाबा साहेब, इनको हम प्यार से कहते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव BR अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर अंबेडकर को हम कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और ये एक और चीज थे, ये क्या थे, और ये देखिए चेयरमैन भी थे। किसका चेयरमैन थे भाई साहब? ये जो ड्राफ्ट कमिटी था, यानी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रखा था ड्राफ्ट करके, जो ड्राफ्ट कमिटी था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, C.A यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके ये चेयरमैन थे। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसीलिए हम इनको कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं मैंने? फादर ऑफ इंडियन, नीचे लिखना चाहिए था थोड़ा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका योगदान बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के में। ठीक, इन्होंने एक और चीज़ करी है, क्या कि इन्होंने कहा है कि जो पार्टिसिपेशन होगा एससीज का, यानी शेड्यूल कास्ट का, अब बहुत बड़े प्रेंतरे में होने वाला, यानी बहुत लेवलअप होने वाला है मेरे यार। यानी पहले क्या हुआ करता था, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, अनटचेबिलिटी, और क्या सर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये कुछ मेजर लूप होल्स थे हमारे पुराने सोसाइटी के। अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत की भावना थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। इन सभी चीज़ को उन्होंने अबोलिश किया है, हटा दिया गया है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर कोई आज के समय ये करता हुआ पकड़ा जाए उसको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। क्यों मिले? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, ये अबोलिस्ट, कास्ट जस्टिस को हटा दिया। इसीलिए एसीज हो गए, दलित्स हो गए, माइनॉरिटी हो गए, इन सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा इस सोसाइटी के अंदर। उन्होंने एक और चीज़ कही, जितने भी देखिए इन्होंने तो रूल बना दिया, इन्होंने तो रूल बना दिया, बट इस रूल को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति जो होगा, एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा एक अपर कास्ट का बंदा होगा, एक अपर कास्ट ऑफिसर होगा। ठीक, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि एसीज जो हैं, दलित जो हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, इनको उन्होंने कहा कि आप सभी लोग गवर्नमेंट को ज्वाइन करो, उसके साथ साथ सिविल सर्विस को ज्वाइन करो, जिस प्रकार से आप भी उन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बैठोगे और आप वहाँ पर अपने रूल को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करोगे, अपने जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए मदद करोगे। इन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी एसीज यानी शेड्यूल कास्ट्स को, दलित्स को और माइनॉरिटीज़ को और बाकी बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक, इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि जो एसीज है यानी शेड्यूल कास्ट को अब नो फियर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया है इससे आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको इक्वलिटी देना चाहेगा इस समाज के अंदर। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर इन सभी लोगों को, शेड्यूल कास्ट, दलित्स एंड माइनॉरिटीज एंड लोअर कास्ट को एक समांतर में लाने की कोशिश कर रहा है, एक सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी को मेंटेन करने की बात कर रहा है, जस्टिस की, लिबर्टी की, फैटर्निटी की बात कर रहा है। ये सभी चीज़ों इन्होंने अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इसीलिए ये सभी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया था हमारे प्यारे से संविधान के अंदर, इसीलिए हम इनको द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपको, ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको कही यहाँ से एमसीक्यू पूछ जा सकता है। डेट्स का, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाता है, ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, या फिर 1 मार्कर पूछ लिया जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेपाल की कहानी मेरे यार। मैंने आपको सेकंड पर्पस बताना चाहता हूँ। अभी मैंने फर्स्ट पर्पस को पहले पार्ट में कवर किया, अब नेपाल की कहानी समझते हैं। पहला पर्पस, सॉरी दूसरा पर्पस सुनते हैं अभी। व्हाट इज द सेकंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए सेकंड पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताता है। अगर आपको किसी देश का राजनीतिक सिस्टम जानना है, राजनीतिक इतिहास जानना, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन उठाएगा देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, उसमें किंग के बारे में लिखा गया था। तो अगर कोई बंदा है वो नेपाल के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि पहले नेपाल में क्या थी, यानी नेपाल में क्या चल रही थी मोनार्की। अगर हमारे इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेगा 2024 का, तो उसको लगा कि भाई साहब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बट अगर नेपाल का जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर उसको कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा भाई साहब नेपाल इज़ ए मोनार्की कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जो किंग है और उसके मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो सभी फाइनल अथॉरिटी है, वही तो फाइनल डिसीजन मेकर्स है। और बाद में इसी उसके लिए ये क्या हुआ, बाद में जब धीरे धीरे लोगों ने अपोज किया तो नेपाल के अंदर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। और डेमोक्रेटिक को लाने में, यानी लोकतंत्र को लाने में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल, बहुत क्रूशियल रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कुछ सटन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस लाता है। ये हेल्प करता है किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है सोसाइटी के अंदर, इनमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं, एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ये हमने पहला पर्पस देख लिया, सेकंड पर्पस देख लिया, एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, यानी चीज़ों को यहाँ पर सपेट देते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और जो कि हमारे बिहाफ पर पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हमारे बिहाफ पर हमें गवर्न करेंगे। क्योंकि इंडिया में मान लो 140 करोड़ लोग हैं, क्या ये 140 करोड़ लोग जाके रूल कर सकते हैं? अगर ये 140 करोड़ लोग कहेंगे कि हम जाके रूल करेंगे, तो भाई रूल किस पर करेंगे? अब अगर हर कोई रूलर बन जाएगा तो रूल किस पे करेंगे कौन? तो इसीलिए 140 करोड़ लोग किसी को चुनते हैं अपने बिहाफ पर, जो कि इन सही पावर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लूपहोल होता है। देखिए आप जैसे पता है डेटोल जो है, डेटोल भी भाई साहब 99.9% ही जर्म को मार सकता है, और बचे कितने 0.01। भाई बचे 0.01 भी तो अभी है, बचे 0.01 भी तो अभी है मेरे यार, या नहीं?
है या नहीं, बचे हुए 0.0। तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी में भी अगर सही है 99.9 चीज़ें अगर सही है तो वहाँ पर भी 0.1 चीज़ें गलत है। डेमोक्रेसी इज नॉट 100% बेटर बट इट्स बेटर फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए डेमोक्रेसी 100% अच्छा नहीं है, बट डेमोक्रेसी मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से अच्छा है। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक को एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, क्योंकि ये बाकी से अच्छा है। बट ये इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भाई 0.1% का लूप होल है। तो वो लूप होल क्या है कि कभी कभार जो लीडर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई लोगों ने हमें इलेक्ट किया है, और उनका थोड़ा सा घमंड हो जाता है, ईगो हट हो जाता है, उनको लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो वो क्या करते हैं, अपने ऑथोरिटियन पावर को, अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं। यानी माइट लिखा गया यहाँ पर, माइट यानी बहुत ही कम चांस है कि वो अपने पावर को मिस कर ले। यानी 0.1 या फिर 0.01% का चांस है कि जो लीडर ऊपर बैठा है वो अपने पावर को मिसयूज़ कर ले। क्या उसके लिए कुछ चीज़ें हैं? हाँ, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है उसके लिए। अगर कोई बंदा मिसयूज़ कर रहा है पावर को तो उसके खिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज है और उसके बेसिस पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी बंदे ने, लीडर ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मिसयूज़ किया अपने अथॉरिटी को, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस देखने को मिलेगी, मर्डर्स देखने को, थेफ्ट देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक क्लासरूम के एग्जाम्पल से सिखाना चाहूँगा मेरे यार। एक क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, ये पहला और ये दूसरा। तो बचे हुए कितने बच्चे, 38। ठीक, देखिए 40 बच्चों में से एक बच्चा तो ये है, एक बच्चा तो ये है, और बचे हुए 38 बच्चे। और ये जो लड़की है, ये मान लो क्लास की मॉनिटर, ये क्लास मॉनिटर है, ठीक है, ये क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, और ये लड़की नॉर्मल स्टूडेंट है, और ये टीचर है। टीचर को मान लो कोई काम आ गया और टीचर चली गई, कहेगी मैं 10 मिनट में आती हूँ, और वो कहेगी कि इसको, मॉनिटर को कहेगी कि तुम मेरे बिहाफ पर इन 39, इसको मिलाकर, इस लड़की को मिलाकर 39 स्टूडेंट्स को गवर्न करो और मेंटेन करो साइलेंट इस क्लास में। बट ये जो लड़की थी ये थोड़ी सी क्या थी, अलग थी। यानी इसने अपने पावर को मिसयूज़ करने का सोचा। इसने क्या किया, इस लड़की को बोला तुम चिल्ला क्यों रही हो, और इस लड़की ने उल्टा इसको ही जवाब दिया कि मैंने चिल्लाया नहीं है, सिर्फ इसको अपोज करके कहा कि मैंने कुछ किया नहीं है। और इसको लगा भाई गुस्सा। जब टीचर आके पहुंची, उसने मॉनिटर को पूछा कौन क्लास का मोमेंटम खराब कर रहा था। इस लड़की ने कहा कि ये लड़की खराब कर रही थी। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि इस लड़की ने अपने क्लास मॉनिटर वाले पावर को क्या किया है, मिसयूज़ किया, अपने ऑथोरिटी को मिसयूज़ किया है। तो ये इस लड़की को अब टीचर क्या करे, इसको पनिशमेंट देगी। क्या यहाँ पर ये इंसाफ हुआ? इंसाफ यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर इनजस्टिस हुआ। अब यहाँ पर आप मुझे पूछोगे सर यहाँ पर जस्टिस कैसे होगा? अब जस्टिस कैसे होगा? देखिए इस लड़की को जस्टिस देने के लिए ये 38 स्टूडेंट्स काम आएंगे। ये 38 स्टूडेंट जाके टीचर को कहेंगे कि क्लास मॉनिटर यहाँ गलत है, ये लड़की यहाँ पर सही है। कौन सी लड़की? ये लड़की यहाँ सही है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया, इन्होंने क्लास का मोमेंटम ख़राब नहीं किया है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 38 स्टूडेंट को इसका सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जाके इसको पनिशमेंट मिलेगा और इसको पता चला इसने अपने पावर का मिसयूज़ किया। उसी प्रकार से अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई लीडर अगर को अपने पावर को मिसयूज़ करता है तो हम सभी लोग आज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें उठना पड़ेगा, स्पीकअप करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसके खिलाफ हड़ताल करना पड़ेगा, जिस प्रकार से उसको अपनी गद्दी को छोड़ना पड़े और रिज़ाइन होने में उसको मजबूर हम कर देंगे, उसको रिज़ाइन करने में, उसको साइन मारने में मजबूर कर दें। हम उसको इतना हड़ताल करेंगे, इतना हम स्पीकअप कर लेंगे, इतना आवाज़ उठाएंगे जिससे कि वो भाई से उसको बहुत ख़राब लगा, वो रिज़ाइन खुद ही कर लेगा। तो ये होती है डेमोक्रेसी की ताकत कि भाई साहब अगर कोई डेमोक्रेसी कहीं पर गलती आपको लग रही है तो आपको उठना है, आवाज़ उठानी है। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।